नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनका इंटरव्यू जरूर करूंगा। उनकी बेहतरीन बातों को, बेहतरीन स्टोरी टेलिंग को आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन अनिल सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है भारत जी, 24 बहुत में। बहुत धन्यवाद आपका, आपको ने बुलाया। और भारत टीवी मेरा वन ऑफ द फेवरेट टीवीज़ में से है। मैं अक्सर देखता हूँ इसको, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सर, इंटरव्यू शुरू करेंगे, लेकिन दो लाइन आपके लिए लिखी है। ये एक ऐसे जीनियस डायरेक्टर है, ये एक ऐसे जीनियस डायरेक्टर है जिन्होंने पर्दे पर कहानी से गदर भी मचाया और तहलका भी। इनकी मां के आशीर्वाद ने इन्हें स्टोरी टेलिंग का महाराजा बनाया है। इन्होंने ही सलमान को वीर और सनी देओल को सिंह साब द ग्रेट बनाया है। एक्शन के गदर के बाद अब इमोशंस का गदर लाया है। ही इज नन अदर देन अनिल शर्मा जी, जो अपने से हैं। अनिल जी, कैसी लगी? थैंक यू जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, आपने तो मेरी पूरी गाथा कह डाली और पब्लिक को भी अच्छी लगी होगी। और मैं सुन के थोड़ा सा बस ऐसे ही कई बार लगता है कि इतना सब कुछ मैंने किया है, पर मुझे लगता ही नहीं मैंने कुछ किया है। मुझे तो लगता है अब शुरुआत कर रहा हूँ कैरियर की बनवास से। अच्छा सर, एक्शन के जो एक्शंस का जो गदर था, उसके बाद इमोशंस का गदर आप ला रहे हैं। जी, किस तरीके का इमोशन है? क्योंकि आप हमेशा से ही अपनी कहानियों में माइथोलॉजी का जो एंगल डालते हैं, जिस तरीके से आपने गदर में डाला, हनुमान जी अगर पहाड़ राम जी के लिए लाते हैं, तो सनी देओल सकीना के लिए हैंडपंप उखाड़ते हैं। क्या इसमें भी माइथोलॉजिकल एंगल हमें दिखाई देगा, जिस तरीके से आपकी हर कहानी में दिखाई देता है? देखिए, बिना माइथोलॉजी के भारत का जीवन है ही नहीं। भारत है तो हम उन्हीं माइथोलॉजी की कथाएं कहानियां पढ़ के हमारे संस्कार डेवलप हुए हैं और हम बड़े हुए, वो हमारे ब्लड की ब्लड लाइन है। जी। इसलिए जब भी आप कोई कहानी में माइथोलॉजी की कथाएं जोड़ देते हैं तो वो कथाएं आपसे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती हैं। अभी क्या है कि वो त्रेता का युग था, जब राम अपने पिता के वचन के निभाने के खातिर वनवास चले गए। पिता ने कहा नहीं तो वनवास जाओ, लेकिन राम अपने पिता का वचन पूर्ण करना था इसलिए चले गए। ये कलयुग है, युग बदला है और इस युग में पुत्र पिता को वनवास दे रहे हैं। घर घर में वनवास है, हर घर में बुजुर्ग आदमी वनवासी की तरह बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कि उसका बच्चा उसे प्यार नहीं करता है, ऐसा नहीं है कि वो पिता अपने बच्चे को प्यार नहीं करता, मगर समय नहीं है। पिता के पास तो समय, पुत्र के पास समय नहीं है। अपनी व्यस्तताओं में इतना ज़्यादा बिजी है, अपने बच्चों में, अपनी व्यस्तताओं में, अपने संसार में, कि वो घर में आता है, कहता बाबूजी कैसे हो, चरण छूता है और बाबूजी बाहर के हॉल में बैठे होते हैं। फिर वो अपने चला जाता है कमरे में और फिर अपने लैपटॉप या अपने फ़ोन में वहाँ खो जाता है। बाबूजी को कुछ बात करनी होती है, उसके पास समय ही नहीं है। और वो ऐसा नहीं है कि वो उनको उनका अनादर कर रहा है या उनको टाल रहा है, नहीं, उसको एहसास ही नहीं है। तो बस यही एहसास कराना है कि पिता जब छोटा होता है तो पिता अपना सारा जीवन पुत्र को बड़ा बनाने के लिए लगा देता है। तो जब पिता पुत्र बनता है, जब पिता बुजुर्ग हो जाता है और वो पुत्र जैसी स्थिति में आ जाता है, वो 1 साल भर के बच्चे जैसी स्थिति में आ जाता है, तो पुत्र का क्या कार्य है? तो पिता का धर्म है, कर्म है बच्चों को पालना और बच्चों का धर्म है पिता को संभालना। यही इस बात को मैंने कहने की कोशिश की है। और बनारस में हमने शूट किया है, रामधुन के बीच में हमने फिल्म कथा कही है और हमने बहुत सारे जो भारतीय संस्कार है और जो कि पूरे 600 करोड़ लोगों को, हमारे संस्कार ऐसे हैं भारत के जो 600 करोड़ लोगों को जोड़ते हैं। और पिता पुत्र का रिश्ता तो 600 करोड़ लोगों का रिश्ता है। अनिल सर, भावनाओं का एटम बम फोड़ने वाले हैं आप। भावनाओं का गदर मचने वाला है। अच्छा, क्योंकि आपकी पहली फिल्म थी श्रद्धांजलि एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, 1980 की मैं बात कर रहा हूँ सर। लेकिन आपने 2023 में गदर 2 से कई लोगों की सोच पे श्रद्धांजलि दी। और मुझे लगता है कि ये श्रद्धांजलि हर फिल्म पे, हर स्क्रिप्ट पे एज अ डायरेक्टर आप देते रहेंगे उनकी सोच पे। क्या है कि आज इंडस्ट्री में ऐसी सोच होगी कि डायरेक्टर थोड़ा सीनियर हो जाए। जब मैंने श्रद्धांजलि की थी तो मैं बहुत 21 साल का था, तो लोगों को लगता था इतना यंग बच्चा कैसे डायरेक्टर बन सकता है। अब जब मैं 60 के करीब पहुंचा, 60 में पहुंचा, तो लोगों को लगा अब तो ये 60 साल हो गए शर्मा जी, अब ये कैसे, अब तो पुराने ज़माने के हो गए, वो आउटडेटेड हो गए। तो 40 साल हो गए मुझे फिल्म बनाते बनाते। तो ऐसा नहीं होता, डायरेक्टर जितना सीनियर होता जाता है
उतना ही वो रिश्तों को ज़्यादा समझता है, उतना ही बेटर वो सिनेमा बना सकता है। आज स्पीलबर्ग हो, नोलन हो, ये सब लोगों को, क्लिंट ईस्टवुड हो, तो आप नहीं कहते आउटडेटेड। अगर वो कोई डायरेक्टर हिंदुस्तान में आ जाए तो सारे एक्टरों की लाइन लग जाएगी उनके लिए कि भाई उनको तो नहीं कहेंगे आउटडेटेड। लेकिन हिंदुस्तान के जो डायरेक्टर्स हैं जो थोड़े सीनियर हो जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस, उनको आप क्यों कहते हैं आउटडेटेड? ये बात बड़ी अजीब सी है इस देश में, इसलिए कि उनके पास टेक्नोलॉजी उतनी नहीं मालूम जितनी कि आज के यंग बच्चों को मालूम है। तो टेक्नोलॉजी ना मालूम सही, चलो ना मालूम होगा, उसके लिए यंग बच्चे आप साथ में रख सकते हैं। लेकिन रिश्तों का जो अनुभव है, जो अनुभव जो सीनियर आदमी के पास होगा, उम्र के साथ साथ आएगा, वो तो यंग बच्चों के पास उतना नहीं हो सकता। यंग बच्चे टैलेंटेड हो सकते हैं, टेक्निकल हो सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये जो उसको ओल्ड टाइमर बोल देते हैं, ओल्ड फिल्म, ओल्ड सिनेमा बोल देते हैं, वो बड़ी अजीब सी बात है। तो गदर 2 ने इस चीज़ को बहुत तोड़ा, और बहुत सारे पुराने डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर जो कि हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड थे, उन सबको अचानक लगा कि वो सब अपने बनवास से बाहर आए, और उन सबको लगा कि नहीं यार, हम भी कर सकते हैं और हम करेंगे, और उन सब ने करना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री ने भी और स्टूडियो ने भी उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। ये बहुत बढ़िया बात हुई गदर 2 से। अच्छा, नाना जी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ गदर 3। मैंने सुना है, बातें चल रही हैं। और जब आप ये फिल्म बना रहे थे वनवास, तो उन्होंने बोला कि मैंने सोचा अनिल मेरे पास एक एक्शन फिल्म लेके आएगा, लेकिन इमोशनल फिल्म लेके आ गया। फिर आपने कहा ये भी इमोशंस का गदर है। हाँ बिल्कुल। तो क्या है कि नाना सर गदर 3 में होंगे नहीं होंगे, इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अभी गदर 3 की बात ही नहीं करेंगे। गदर 3 की जब समय आएगा बात करेंगे। गदर 3 दिल के मेरे बहुत करीब है, ऑडियंस के बहुत करीब है। इतना ज़रूर कहेंगे कि आएगी गदर 3, अगर ईश्वर ने चाहा तो। अभी हमसे बनवास की बात करेंगे, तो डेफिनेटली नाना सर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं कोई एक्शन करूंगा गदर 3 के बाद, लेकिन मैं ऐसी एक फिल्म करना चाहता था जो कि लोगों के दिल के बहुत करीब है। मेरे दिल के ही नहीं, लोगों के 600 करोड़ लोगों के दिल के बहुत करीब है। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से आज हर आदमी बनवासी हो गया है ही नहीं। रिश्ते, कोई आगरा में रह रहा है और उसकी फैमिली बम्बई में है, कोई कहीं रह रहा है, छोटे शहर में रह रहा है, कोई मैनपुरी में रह रहा है, बम्बई फैमिली पिता मैनपुरी में रह रहा है और बेटा दिल्ली में काम कर रहा है। ये सब हो रहा है। तो बच्चे लोग कामों के लिए बाहर चले गए, कोई विदेश चला गया, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चले गए। तो पिता और माता की स्थिति बहुत न्यूक्लियर हो गई है। और ये सब जो स्थितियां हैं, और सेम घर में भी रह रहे हैं तो भी नहीं मिल पा रहे। तो ये सब स्थितियों को जहन में मद्देनजर रखते हुए मैंने इस फिल्म को बुना, और ये एक बड़ी कड़वी दवाई है, ये बड़ा कड़वा सच है। तो पर मैंने क्या किया, इसको बहुत एंटरटेनमेंट के रैपर में लपेटा, और ताकि, क्योंकि कड़वा तो कोई लेना नहीं चाहता, ताकि बनवास में आप फुल टूस एंटरटेनमेंट होंगे। अनिल शर्मा की फिल्म दिखेगी आपको। अभी मेरा एक गाने भी आने वाला है, जो कि बहुत, एक गाना तो रिलीज हुआ, एक और आने वाला है जो बहुत एंटरटेनिंग गाना है, गीली माचिस करके, वो गाना आने वाला है। वो गाना एकदम लोगों को लगेगा अरे ये बनवास का गाना है, वो फुल एंटरटेनिंग गाना है। तो वो सब मैं करने जा रहा हूँ। तो फिल्म बहुत एंटरटेनमेंट के रैपर में जुड़ी हुई बिग फिल्म है बनवास, जो कि आपको झकझोर देगी। और जब फिल्म ख़त्म होगी तो आप फिल्म की तरफ देखते रहोगे, और फिल्म ख़त्म होने इस पर्दे की तरफ देखते रहोगे, और उसके बाद तुरंत अपने पिता को फ़ोन लगाओगे, पिता होगा तो अपने पुत्र को फ़ोन लगाएगा। ये इम्पैक्ट होगा इस फिल्म का। तो रिश्तों की गहराई, रिश्तों पे जो हल्की सी जो धूल टपक बिखर गई है, उसको मैं थोड़ा छटाऊंगा बस इस फिल्म से। देखिए सर, हमने हमेशा उत्कर्ष की बात करी, जिस तरीके से उन्होंने अपना डेब्यू किया और अब इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन कहानी किस्मत की अगर हम बात करें 1973 की, आपने भी उसमें काम किया था। नहीं, ये मैंने काम नहीं किया था, ये सब विकिपीडिया पे लगा हुआ है, मैंने नहीं किया। कुछ फिल्मों में आपने, मैंने बर्निंग ट्रेन में थोड़ा सा किया था, इंसाफ का तराजू में किया। लेकिन हीरोइक चेहरा था कि उसको कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सारी ओल्ड पिक्चर्स देखी, इतना हीरोइक चेहरा, शशि कपूर के साथ आप खड़े हैं, धर्मेंद्र साहब के साथ आप खड़े हैं, लेकिन वो कंटिन्यू क्या है कि मैं भी उस वक्त सोचता था मैं एक्टर बनूं, और बनना भी चाहता था, और क्यों नहीं बनूं। लेकिन जब मैं अपने आप को, अपना स्वयं का आकलन करता था, ये मैं सारे यंग और सब यूथ को बताना चाहता हूँ, फिल्म लाइन में सफलता के लिए स्वयं का आकलन बहुत ज़रूरी है। जब मैं स्वयं का आकलन करता था तो मुझे लगता था यार मैं इतना अच्छा डांसर तो हो नहीं सकता, मैं हूँ नहीं, मेरे बॉडी में वो रिदम नहीं है, मेरी वो हाइट नहीं है। तो मैं अगर एक्टर बना भी तो नंबर 1 या नंबर 1 to 10 में तो नहीं आ सकता।
वो कहीं रह जाऊंगा, छोटा मोटा इधर उधर रह जाऊंगा। और मेरे को ज़िंदगी में था कि जो काम करना है वो पहले 10 लोगों में, पहले 5 लोगों में तो आ पाओ। और मैं कहानी बहुत लिखता था, बचपन से ही भागवत का मुझे बहुत आ गया था, बाबा की कृपा से। मेरे बाबा थे पंडित डालचंद जोशी जी, वो बहुत भागवत की कथाएं सुनाते थे, मैं सुनता रहता था, कल्याण पढ़ता था। और वो फॉर्च्यून टेलर थे, ज्योतिषी थे, तो वो सब सारा संसार उनको जानता है। तो वो करते करते तो मेरे को कथा कहने का बहुत शौक था, कथा कहने का अंदाज भी मुझे आता था। तो मुझे लगता था मैं डायरेक्टर बनूंगा तो अच्छा बेटर बन जाऊंगा, और ईश्वर ने चाहा तो 8-10 बड़े डायरेक्टरों में मेरा नाम हो जाएगा। 8-10 में ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत नाम तो हो ही गया। फिर भी कुछ जगह तो बनाई ली हल्की फुल्की सी। सर आपने जो भी काम किया बेमिसाल किया है, और जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि ग्रैंडफादर फॉर्च्यून टेलर थे गीता दत्त, के.एन. सिंह साहब, बहुत सारे लोग हैं। जब आप देखते थे इनको तो आपने तभी से सोच लिया था कि मैं भी किस्मत चमकाऊंगा, लेकिन किसी और तरीके से लोगों नहीं, मैं ये देखता था ये कौन लोग हैं जिनके पीछे इर्द गिर्द बढ़ जाते हैं। मैं 5 साल का था, मुझे जब ये लोग आते थे मथुरा में हमारे घर में तो इतनी भीड़ हो जाती थी, तो मुझे लगता था ये कौन लोग हैं जो जिनके इर्द गिर्द इतनी भीड़ जमा हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता था, तो मुझे लगता था मैं इसी लाइन में जाऊंगा। मैं नहीं जानता था वो क्या है। लेकिन 1902 में जब आपने तहलका की, सुपर डुपर हिट फिल्म, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लिया। बहुत अच्छी सोच थी कि एक ऐसा स्टूडियो बनाऊंगा यूनिवर्सल स्टूडियोज जैसा। क्या आज भी अनिल शर्मा एक ऐसी सोच रख रहे हैं, बिल्कुल besides this कि एक ऐसा स्टूडियो बनाया जाए? बिल्कुल मेरी सोच है। उस वक्त तो मैंने 5 साल अपने जीवन के दे दिए थे। अमेरिका गया, लंदन गया, जापान गया, बहुत सारा फंड इकट्ठा हो भी रहा था, लेकिन एक आदमी ने मुझे कमिट भी कर दिया था, लेकिन वो फंबल हो गया सारा। मेरी बहुत मेहनत हुई, लेकिन वो नहीं हो सका। अब नहीं हो सका तो हर चीज़ तो आप नहीं हो सकती, नहीं शायद मैं व्यापारी उतना अच्छा नहीं हूँ, मुझे व्यापार करना उतना नहीं अच्छा आता। कहते ना लक्ष्मी और सरस्वती दोनों संग नहीं रहते। लेकिन एक चीज और नहीं हो सकी सर, और वो दिलीप साहब के साथ फिल्म। हाँ, वो तो मेरा बहुत बड़ा दुख है। और मुझे लगता है कि वो एक ऐसा कोलैबोरेशन होता जो संजोकर आज भी हम उसको बार बार देख रहे होते। वो तो बस अब क्या करें, उसके बदले गदर हो गई बस। वो भी चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। सर एक और कहावत जुड़ी, जब आपका घर मथुरा था, महात्मा गांधी आपके घर आए थे, और ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। क्या अगर इस पर कुछ हाईलाइट दे पाए, बिकॉज ये भी एक ऐसी चीज है जो महात्मा गांधी, मेरे बाबा के पास बहुत सारे लोग आते थे। तो महात्मा गांधी जी से, मेरे बाबा तब बहुत यंग थे, तो महात्मा, और बहुत उनको क्या था, वाइसरॉय वगैरह के घर में भी उनको एस्ट्रोलॉजी के लिए बुलाया जाता था। तो तब मेरे बाबा घर नहीं आए थे गांधी जी, मेरे बाबा की और गांधी जी की मुलाकात हुई थी डेम्पियर पार्क में, मथुरा में। हाँ, और बाबा के संग काफ़ी बैठे थे, और बाबा के संग काफ़ी बातचीत हुई थी उनकी। सर जब भी आप फिल्म बनाते हैं, देखिए ये अटैचमेंट, मुझे लगता है कि ये विरासत होती है, और विरासत में आपको इतना कुछ मिला है। ग्रैंडफादर ने एस्ट्रोलॉजी देखी, तो आप भी मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन फिर भी आप किस्मत, मेरे आपने फादर केसी शर्मा जी वो भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, और वो भी बड़े ही जबरदस्त व्यक्तित्व था उनका। गीता दत्त जी उनको बॉम्बे लेके आई थी। लेकिन मुझे लगता है सर आप भी किसी और तरीके से किस्मत चमका रहे हैं। आपको लगता है कि जब अनिल शर्मा पर्दे पे आते हैं, वो इमोशंस दे जाते हैं जो सालों तक रहता है, और वो इमोशंस मैंने मुंबई में भी जब गदर 2 आई, सनी की आंखों में देखा, अमीशा की आंखों में देखा, आपकी आंखों में देखा, तो मुझे लगता है कि जब वो आप फील कर रहे हैं तो वो करा पा रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो नई फिल्में आ रही है वो इस चीज़ में कहीं ना कहीं महसूस होती है कमी? क्या है, आप क्या लिखेगा आदमी, क्या दम है उसकी स्याही में, हालात ने जो चोटें दी शब्दों में उभर आई हैं। तो आप जो अंदर महसूस करते हैं वही बाहर निकाल सकते हैं। धर्मेंद्र साहब हमेशा कहते हैं, धर्म जी, कि आदमी जितना अच्छा इंसान होगा उतना अच्छा एक्टर होगा। आप जितना रिश्तों को और इंसानियत को समझ पाएंगे उतना ही गहरे आप इमोशनली उसको डिलीवर कर पाएंगे। डायरेक्टर का काम क्या है, एक ब्रिज बनाना अपने और ऑडियंस के बीच में, जहाँ से वो इमोशन फ्लो हो सके। तो आपके अंदर इमोशन होगा, आप देश को प्यार करते हैं तो आपकी फिल्मों में प्यार दिखेगा, आप पत्नी को प्यार करते हैं तो आपकी कहानी में प्रेम दिखेगा, आप बच्चों को प्यार करते हैं तो आपकी कहानी में लालत्य दिखेगा। ये सब दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो आपके अंदर होगा तो सब दिखेगा। आप पिता को प्यार करते हैं तो पिता वाला फील आपके मन में आएगा,
तो वो आपके अंदर होना चाहिए और आपके अंदर वो संस्कार होने चाहिए और आप भाग्यशाली होने चाहिए कि आपके माता पिता ने आपको वो संस्कार दिए। इत्तेफाक से मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों ने मुझे वो संस्कार दिए। मथुरा की होली वाली गली में मैं पला बड़ा और वहाँ गुल्ली डंडा खेले, कंचे खेले, सब खेला, छुआ छुई खेली, गेंद बट्टी खेली, सारी चीज़ें खेली, वहीं फुटबॉल खेली, वहीं क्रिकेट खेली गवर्नमेंट कॉलेज में। तो उस माहौल में हम पले बढ़े, उस माहौल में पल के बढ़ के हमने जीवन में एक कुछ संस्कार डेवलप हुए, हमारे माता पिता की कृपा है और वहीं कहीं हम लोगों तक पहुंचा पाए। जो आपके अंदर है वही आप उलीझ सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर काशी में वनवास में काशी कैसा दिखेगा? बिकॉज काशी में मैंने देखा था थोड़े दिन पहले आपकी शूटिंग चल रही थी। अब देखो ना, है ना? ये पोस्टर में ही देख लो काशी कैसा दिख रहा है, इतना विशाल दिखे। काशी बहुत विशाल है। कितना बदलाव आया है, क्योंकि मोदी जी ने मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। काशी बहुत विशाल है और हमने कोशिश की है काशी की गरिमा, काशी की विशालता तो लोगों ने विजुअली दिखाई है, लेकिन काशी की गरिमा, काशी का इमोशन, काशी का फील हम लोगों तक कैसे पहुंचाए, काशी का कल्चर हमने पहुंचाने की कोशिश की है लोगों तक। सर योगी जी का यूपी कैसा शूटिंग के लिए? बिकॉज आप खुद बहुत बढ़िया है साहब। योगी जी से मैं मिला भी था गदर 2 के बाद और मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिली वहाँ के डीएम से, वहाँ के एसपी से, वहाँ के डीआईजी से, आईजी से, पूरे प्रशासन से इतना मेरे को सपोर्ट मिली है। इस वजह से ही मैं इतनी आसानी से वहाँ पे मैं शूट कर पाया। 40 दिन हमने वहाँ शूटिंग किया। क्या कमाल जगह है, क्या कमाल खाना है, वाह वाह वाह, आनंद आ जाता था वहाँ भाई। सर और आपके क्या फैंस गंगा किनारा, क्या वो नावों पे जाना, वाह। और बहुत कमाल था, बड़ा आनंद था। काशी तो मतलब काशी है। सर एक चीज और आपके फैंस आप अपने गर्व से कहते हैं, जब अनिल शर्मा की फिल्म आती है, उस फिल्म को हिट कराने के लिए कोई कॉर्पोरेट बुकिंग्स नहीं होती, बल्क में टिकट्स नहीं खरीदी जाती। वो फैंस हैं जो बल्क में आते हैं, फिल्में देखते हैं और हिट कराते हैं। और उम्मीद है भाई फैन लोगों, ये वनवास मेरी आ रही है, इसके लिए मैं बल्क में आना, क्योंकि ये आपको लगेगा कि यार ये अनिल शर्मा इमोशनल जर्नी में कहाँ आ गया, लेकिन मैंने श्रद्धांजलि अपने बनाई थी, उसी घर वापसी की है मैंने। और ये आपके लिए फिल्म है, आप लोगों को देखनी है 20 दिसंबर। कोई मैं इसकी कॉर्पोरेट बुकिंग आज तक नहीं कराई, ना इसकी होगी। आप ही कोई बल्क में आना, आप ही कोई कॉर्पोरेट बुकिंग करनी है इसकी। बस ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, स्पेशली सिर्फ आप लोगों को। सर जिस तरीके से हमारे फ्लायर्स आते हैं, फर्स्ट डे कलेक्शन, सेकंड डे कलेक्शन, आपको लग रहा है कि हिट कराने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अभी अपना लगे? पहले ये सब नहीं होता था। लेकिन हिट तो देखिए, पब्लिक के दिल में हिट हो गई तो फिल्म हिट हो गई, पब्लिक के दिल में हिट नहीं है तो फिल्म हिट नहीं होती। बिल्कुल सर, धर्मेंद्र की एक थी गंगा की लहरें, और मुझे लगता है कि वो यादें भी बहुत ताज़ा होती होंगी। 10 मिनट की देखी थी आपने जी। मेरठ गए थे शादी में, धर्मशाला में रहे थे, पास में एक सिनेमा था, आप गए, 10 मिनट की देखी, और उसी प्रोड्यूसर के पास आप अपनी डेब्यू स्क्रिप्ट लेके गए। मुझे क्या पता था, वहीं मुझे पता लगा उस फिल्म का नाम गंगा नहर। ये डेस्टिनी होती है, ये किस्मत होती है, ये भगवान ने लिखा हुआ है। हर आदमी का स्क्रीन प्ले ईश्वर ने लिखा हुआ है। सर धर्मेंद्र साहब ने बहुत काम किया। धर्मेंद्र साहब जिस तरीके की पर्सनैलिटी है, हालांकि अमिताभ सर के साथ भी आपने काम किया, बी.आर. चोपड़ा के साथ आपने असिस्ट किया। फिल्म मेकिंग, हिंदी सिनेमा, आई विल नॉट कॉल इट बॉलीवुड, आई विल कॉल इट हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म। कितना बदलाव आप आज देखते हैं? बिकॉज आपने वो भी दौर देखा है, आपने ये भी देखिए, दौर देखा मैंने तो 40 साल हो गए, 4 दशक देख लिए। बदलाव तो है, ये नहीं कि हम बदलाव नहीं है, क्योंकि रिश्तों की वो गर्माहट शायद अब नहीं रही। पहले हम किसी भी एक्टर से बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी सेक्रेटरी के हम मिलने ऐसे ही चले जाते थे, और वो किसी वैनिटी वैन में नहीं होता था, वहीं कुर्सी पे बैठा रहता था और मिलते थे, खाना पीना खा के आप किसी भी शूटिंग से आ सकते थे। वो रिश्तों में एक गर्माहट थी। ऐसा नहीं आज वो गर्माहट ख़त्म हो गई, लेकिन दिशाएं बदल गई हैं, चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत कुछ बदल गया है। और सबसे ज़्यादा बदला है वही, फिर से कहूँगा, रिश्तों की गर्माहट। बाकी टेक्निकली यस हम इम्प्रूव हुए हैं, इम्प्रूव होना ही चाहिए, वक्त के साथ बदलने। फिल्में मेकिंग बहुत आसान हो गई है। पहले जब मैं पिछली गदर थी तो 50-50 हज़ार आदमियों का क्राउड मुझे इकट्ठा करना पड़ता था। आज ज़रूरत नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी
मैं रियलिटी में, जैसे आज मैंने बनवास भी किया है, तो 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार आदमियों के क्राउड के साथ काम किया है। मैं थोड़ा बिलीव करता हूँ कि थोड़ा जितना रियल में कर सकूँ करने की, क्योंकि रियल होता है और आर्टिफिशियल होता है। लेकिन आज जो डायरेक्टर है उसको आर्टिफिशियल काम करने की आदत हो गई है। आज उसके लिए रियल करने जाओगे, उसके लिए होगा ही नहीं, वो समझ ही नहीं सकता कैसे होगा। तो धीरे धीरे दर्शकों को भी वो आर्टिफिशियल रियल ही लगेगा। विद द टाइम ऐसा आ जाएगा, जब हम रियल करेंगे तो लोगों को लगेगा यार ये तो आर्टिफिशियल है। ऐसा दर्शकों के मन में भी आएगा। तो संसार तो बदल रहा है और बदलना ही चाहिए। जो और बदलते संसार के साथ हम जिंदा हैं, हम रोज़ सुबह उठ रहे हैं, तो हमको भी रोज़ बदलना ही चाहिए और हम वैसे बदल भी रहे। इसलिए मैं अगर देखता हूँ, जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तुलना कर रहा हूँ तो मुझे परिवर्तन दिख रहा है। लेकिन जब मैं अपने आप में क्रम में चलता चला जाता हूँ तो मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखता, मुझे सब वैसा ही लगता है। नाक हमेशा आंखों के बीच में होती है, सिर्फ नाक की और आँख की शेप बदलती चली जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल, उत्कर्ष को हम किस नए रूप में देखेंगे वनवास में? उत्कर्ष को आप 20 दिसंबर को आ रही है, अभी ट्रेलर आ जाएगा, अभी एक गाना भी आ रहा है उसका, मैंने बोला गीली माचिस, उसमें भी आपको दिख जाएगा, तो बड़ा अच्छा लगेगा। उत्कर्ष जब आपको दिखेगा, उसने एक बनारस के जो उसका करेक्टर है, जो उसका रोल है, वो बनारस का एक ठग टाइप का करेक्टर है और वो एक अलग सा थोड़ा सा आज का किरदार है और बहुत अच्छा उसने किया और बनारसी ठेठ करेक्टर है। थैंक यू अनिल सर। और हम भी हमेशा कहते हैं जब हम आपकी फिल्म देखते हैं, हमें एक चीज़ का तो ज्ञान होता है कि वो उसमें 100% शुद्धता है इमोशंस की, शुद्धता है जिस लगाव से आप बनाते हैं वो लगाव महसूस होता है, जिस मेहनत से आप बनाते हैं वो मिट्टी जो खुशबू आप सुगंध देना चाहते हो महसूस होती है सर। और मुझे लगता है कि ये ताकत है हमारी हिंदी सिनेमा की, जो कई फिल्मों में हम मिस करते हैं, लेकिन आप आते हैं उस कमी को पूरा कर जाते हैं। परिवार के लिए पारिवारिक फिल्म बनाता हूँ, मेरा हमेशा से ऐसा मन रहा है कि मैं ऐसी कोई फिल्म ना बनाऊं जो अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ ना देख सकूं। मेरी फिल्म ऐसी है जो आप पूरे परिवार के संग देखो तो ये आनंद है, वही वनवास है। पूरा परिवार आओ और पूरे परिवार के साथ 20 दिसंबर को देखो और एक अति आनंद में डूब जाओ। देखिए, हम भी यही कहेंगे कि सर ने जिस शिद्दत से फिल्म बनाई है, वो शिद्दत आपके अंदर भी आने की होनी चाहिए थिएटर्स। और 20 तारीख बहुत दूर नहीं है, ये फिल्म रिलीज़ होगी और जब रिलीज़ होगी तो जो जुड़ाव आप हमेशा से ही अनिल शर्मा फिल्म्स में महसूस करते हैं, वो जुड़ाव आपको वनवास में भी महसूस होगा। बस आपको क्या करना है, अपने परिवार के साथ वक्त निकालना है और उस इमोशंस को फील करना है जो इमोशंस अनिल शर्मा ने आपको देने की कोशिश की है। हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप वो कनेक्ट महसूस करेंगे अपने पिता के साथ और उस पिता के कनेक्ट को अनिल शर्मा ने भी आपको दिखाने की कोशिश की है। अपने पिता से दूर मत रहिए, उनके पास रहिए, उनसे बात कीजिए। बस इतना ही एक पिता चाहता है कि आप उसके वक्त दीजिए और वक्त आपको निकालना पड़ेगा, इस फिल्म के लिए भी और पिता के लिए भी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।